हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शिवाजी का मंत्रिपरिषद जो शासन प्रशासन था उनकी। और इससे पहले शिवाजी के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं जो आपका 15 मिनट का होगा, 15-16 मिनट का। उसमें मुख्य रूप से इनका किस तरह से ये अपने विजय पताका फहराए थे। और जब आपको जब मध्यकालीन भारत में जो 712 में जो मोहन बिन कासिम के आक्रमण के बाद एक हिंदुत्व का दौर दिन पर दिन खत्म होता जाता था और बीच में था कि दिल्ली संतुलन आया, उसके बाद मुगल काल आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हिंदुत्व खत्म हो रहा था। तो जब आधुनिक काल आया तो इन्होंने ही प्रथम बार मराठा साम्राज्य से संस्थापक रूप में उभरे और इन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया था। और ये चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, बट ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में हम वीडियो में बताए हैं। चूँकि कुछ अपने लोग ही गद्दार निकल गए थे और औरंगजेब के मदद करते थे, इसलिए हिंदुत्व का पताका नहीं फहर पाया था। तो इन्होंने तो मुगल के शासक था जो औरंगजेब, उसको इसने नाक में दम कर दिया था। उसके एक सेनापति के मार दिए थे, उसके मामा के घायल कर दिए थे। दो बार इन्होंने सूरत को जीता था। मतलब एक समझ योद्धा ही थे और हिंदुत्व का नारा दिया था और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। बट उसको आप देख लीजिएगा, जो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन है, शिवाजी के जो जयंती था उसी के दिन हम बनाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो इसको बनाएंगे, 5 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा और इसको हम समझ लेते हैं। तो इनको एक क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किनके शासनकाल में था। तो इनको अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद इन्हीं का था। इसमें 8 मंत्रियों का समूह था, 8 मंत्री का ग्रुप था, समूह था। इसी को अष्टप्रधान कहा जाता था और अष्टप्रधान के द्वारा ही शासन प्रशासन चलाया जाता था। तो यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है एग्जाम में कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किनके शासनकाल में था, या तो फिर पूछेगा कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद क्या कहा जाता था। तो आप इसको याद रखिएगा और व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगा, हर एक सेट में मिलेगा, हर एक एग्जाम में मिलता है। तो शिवाजी के प्रशासन को अष्टप्रधान कहा जाता था, इसलिए कि 8 मंत्री का समूह होता था और उन्हें विभिन्न तरह के उनको विभाग आवंटित किए गए थे और बहुत ही एक सजग तरीका से और बहुत ही एक नियम और कायदे कानून से चलता था। तो ये बारी बारी से देखते हैं। 8 मंत्री का समूह अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी शिवाजी की। उसको प्रथम पेशवा थे। पेशवा एज ए पीएम, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता था, जो उसमें मुख्य रूप से होता था, उसी को पेशवा कहा जाता था। ये पूरा शासन प्रशासन सारा राजकाज शिवाजी के बाद इन्हीं को देखना काम था। तो शासन और शासन की पूर्ण जिम्मेवारी निभाते थे। चूंकि जो शिवाजी थे इनके बाद इन्हीं का नंबर था। शिवाजी के बाद पेशवा ही थे प्रधानमंत्री, जिसे आपको देखते हैं कि जब मुगल काल था या तो फिर उससे पहले संतुलन काल था, उसमें वजीर के नाम से जानते थे। तो वजीर एज ए पीएम होता था, जो प्रधानमंत्री होता था, इसी को वजीर बोलते थे। और यहाँ पे पेशवा आगे हम बताएंगे जब शिवाजी की मृत्यु हुई 1780 ईस्वी में, तो किस तरह से उनके 2 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध संघर्ष चला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पेशवा जो प्रधानमंत्री था, जो मुख्य रूप से जो हेड होते थे शिवाजी के बाद, वो पेशवा ही होते थे। तो पेशवा। दूसरा है अमात्य। आपका अमात्य मतलब अर्थ मंत्री था, जिसको आज वित्त मंत्री बोलते हैं। अर्थ मंत्री आप इनको बोल सकते हैं। अमात्य को अर्थ मंत्री, इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते थे और इकोनॉमिकल विभाग इनके पास था, तो एज ए वित्त मंत्री भी इनको कह सकते हैं। एक विदेश मंत्री का कार्य करते थे और बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया कि सुमंत, जो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में एक सुमंत थे, उनका क्या कार्य होता था। तो विदेश मंत्री, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये भी आई है, ठीक है। तो सुमंत विदेश मंत्री थे और ये जो पड़ोसी राज्य होते थे या किसी से युद्ध या संधि करना होता था, उसकी जानकारी राजा को देते थे। युद्ध या संधि के लिए राजा को विचार देते थे। तो इन्हें मुख्य रूप से विदेश मंत्री के रूप में पूछा जाएगा कि सुमंत क्या था। तो विदेश मंत्री था। सुमंत को विदेश मंत्री में सेनापति, सेना प्रमुख होता था।
सेना प्रमुख होता था, सेनाओं में सेना प्रमुख होता था, सेनापति होता था। न्यायाधीश तो शिवाजी का जो प्रशासन था वो मुख्य रूप से राजतंत्र पर आधारित था, क्योंकि लोकतंत्र तो आज की तरह था नहीं कि एक पीएम होंगे, फिर सॉरी राष्ट्रपति होंगे, पीएम होंगे, या तो फिर राज्य में मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होंगे, राज्य में हाई कोर्ट होंगे। तो इस प्रकार की उस टाइम व्यवस्था नहीं थी कि जज अपना मन से न्याय या अपने मन से फैसले कुछ देते थे। जो भी करना होता था अंतिम फैसला शिवाजी का ही होता था। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि शिवाजी थे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करते थे। फिर भी अपने काम को करने के लिए न्यायाधीश नियुक्ति करते थे, तो न्याय प्रशासन देखते थे। प्रशासन को देख रेख करते थे, और जब अंतिम कुछ फैसला लेना होता था तो जो न्यायाधीश थे वो शिवाजी से विचार विमर्श करते थे, इनको बताते थे, तो शिवाजी अपने हिसाब से फैसला सुनाते थे। उसके बाद पंडित राव, नेक्स्ट था पंडित राव को मुख्य रूप से धार्मिक कार्य क्रियाकलापों करना कार्य था। तो धार्मिक क्रियाकलाप इनका करना काम था। जो धर्म से संबंधित जो भी था विचार विमर्श करना था राजा के साथ। तो पंडित राव धार्मिक के रूप से मुख्य रूप से धर्म के बारे में और पूजा पाठ करने के लिए इनको शिवाजी के दरबार में रखा गया था। और उसी संबंधित चिटनीच था। चिटनीच को आप पत्राचार कर सकते हैं, चिट्ठी चपाटी वाला। तो पत्राचार जैसे आज डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस से उसी तरह था, पत्राचार विभाग होता था, विभाग का अध्यक्ष होता था। पत्राचार विभाग का अध्यक्ष चिटनीच नामक अधिकारी। आगे का वाक्यानबीस, तो आज भी देख रहे हैं कि गुप्तचर संस्था देश में है, और उस टाइम गुप्तचर संस्था थी। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान, पहले तो इनका मुख्य रूप से गुप्तचर संस्था के रूप में कार्य करता था। और देख लेंगे कि राजा को सूचना आदान प्रदान करना था इनका काम था। सूचना को आदान प्रदान करना इनका मुख्य कार्य था। तो इस प्रकार से 8 मंत्री थे। इसी को अष्ट प्रधानमंत्री परिषद कहते हैं, या अष्ट मंत्री परिषद कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 8 मंत्री होते थे, जिसमें प्रथम थे पेशवा, दूसरा थे अमात्य, तीसरा सुमंत थे, चौथा सेनापति थे, 5वां न्यायाधीश थे, 6ठा पंडित राव थे, 7वां चिटनीच थे, और 8वां वाक्यानबीस थे। जिसको एक बार देख लेते हैं। पेशवा थे प्रथम, जो पीएम के रूप में कार्य करते थे, और शिवाजी के बाद इन्हीं का जो शासन की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इन्हीं का कार्य था। तो पेशवा पीएम शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी देखने का था इनको। शिवाजी के बाद अमात्य अर्थमंत्री था, एज ए वित्त मंत्री समझ लीजिए। सुमंत था विदेश मंत्री, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सुमंत ही हैं। सुमंत बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सुमंत विदेश मंत्री था। यह युद्ध या संधि के लिए राजा को विचार विमर्श करते थे, राजा के साथ विचार विमर्श करते थे। सेनापति सेना का प्रमुख होते थे। न्यायाधीश न्याय प्रशासन की देखरेख करते थे। शिवाजी मुख्य रूप से, अगर पूछा है कि उस टाइम क्या था, तो उस टाइम लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, इसलिए मुख्य रूप से शिवाजी ही न्यायाधीश थे। ऐसे कार्य करने के लिए न्यायाधीश को रखे हुए थे। अंतिम फैसला उन्हीं के हाथों में था, शिवाजी के हाथों में, राजा के हाथों में। पंडित राव ये धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, पूजा पाठ कराने के लिए होते थे। चिटनीच थे, पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होते थे। पत्राचार चिट्ठी लेटर वगैरह होता है उसका, उस विभाग के थे। और वाक्यानबीस गुप्तचर की तरह कार्य करते थे। और यह सूचना को आदान प्रदान राजा को जो भी होता था आपका आस पड़ोस में, उसके सूचना प्रदान करते थे। आइए इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनके शासनकाल में मुख्य रूप से 2 कर का प्रचलन था, वो भी आपको पूछ लेता है। जो साम्राज्य था उसमें मुख्य रूप से 2 कर प्रचलन थी। पहला कर था चौथ। ये संपूर्ण जो भी होते थे पड़ोसी राज्य होते थे, पड़ोसी राज्य लिया जाता था 1/4 भाग। चौथ 1/4 भाग लिया जाता था। इसमें शर्त यह था कि जो भी इनके जो सीमा क्षेत्र के अंदर जो नहीं आते थे, जो अंदर आते थे ठीक है, बाहर जितने भी थे पड़ोसी राज्य थे, कहने का मतलब जो पड़ोस में रहते थे पड़ोसी राज्य, उससे कहते थे कि आपको चौथ कर देना पड़ेगा, जो चौथ नाम से उस टाइम जाना जाता था, चौथ देना पड़ेगा, 1/4 देना पड़ेगा चौथ। डेट मीन्स आप देख सकते हैं 25%। तो 1/4 चौथ देना पड़ेगा। आप नहीं दीजिएगा तो आपके यहाँ हमला करेंगे और आपका जो साम्राज्य जीत लेंगे। तो यही डर से जो पड़ोसी राज्य होता था वो इनको कर देता था, जिसको चौथ के रूप में जाना जाता है। तो इसको डिटेल देख लेते हैं। पड़ोसी राज्यों से ली जाने वाली कर थी, वही शर्त था कि आप हमको अगर चौथ के रूप में 1/4 हमको देते रहेंगे, 1/4 भाग टैक्स, तो आप पे हम हमला नहीं करेंगे और यथा हमला करके आपको हम जीत लेंगे। तो
इनको देखिए अपने वीडियो में बहुत सारे किले जीते थे और बहुत सारे युद्ध जीते थे। और एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कर था, ये आपका 1/10 भाग लेते थे। ये लेते थे उनसे जो इनके समाज के भीतर रहते थे, जो इनके समाज में रहते थे, उनको इसलिए लेते थे कि वो बोलते थे कि आपको हम संरक्षण कर रहे हैं, आपको हम कोई हमला कर रहा तो बचाते हैं, और आप हमारे समाज में रह रहे हैं, इसलिए आपको सरदेशमुखी देना पड़ेगा। ऐसे जनरली इनके ओवरऑल बात करें तो इनके समाज में 33% से 40% के बीच टैक्स हुआ करता था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर ओवरऑल पूछे तो 33 से 40% बताइएगा। अगर चौथ लिख दे कि चौथ जो था कितना भाग लिया जाता था, तो पड़ोसी राज्यों से ली जाने वाली भाग थी, ली जाने वाली कर थी जो 1/4 थी। और सरदेशमुखी जो इनके समाज के भीतर रहते थे उनसे 1/10 भाग लेते थे। तो इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट, सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों से ली जाने वाली कर थी। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको पूछ देगा एग्जाम में तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा चौथ, च से 4 च से चौथ जो हम आक्रमण नहीं करेंगे, सिवाय युद्ध के हम आक्रमण आप नहीं करेंगे, हमको अगर चौथ दीजिएगा तो चौथ लिया जाता था पड़ोसी राज्यों से, जिसपे इनके साम्राज्य जो सीमा सटती थी, तो उनसे चौथ के रूप में 1/4 लिया जाता था। और सरदेशमुखी जो इनके सीमा क्षेत्र के अंदर रहते थे, जो इनकी प्रजा थी, उनसे लिया जाता था 1/10। तो इस प्रकार से आप 2 कर देखिए। इनका एक युद्ध पद्धति था जो गुरिल्ला के नाम से जाना जाता है। तो गुरिल्ला पद्धति, युद्ध पद्धति में क्या होता था कि जैसे कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अपने सैनिक लेके चले जाते थे और वहीं पे पहाड़ी में छिप जाते थे, और जब दुश्मन आता था सामने तो हमला करते थे उस पर, फिर पहाड़ी में छुप जाते थे। तो इस प्रकार को जो सिस्टम था, इसको एक के आपको विंसेंट स्मिथ था जो एक इतिहासकार था, उन्होंने बताया कि यह डाकू का राज है, और डाकू की संज्ञा इस तरह को दी कि डाकू साम्राज्य का विस्तार आपको शिवाजी कर रहे हैं। और एक हमारे इतिहासकार थे, आपको यदुनंद सरकार थे जो इंडियन इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको डाकू का साम्राज्य नहीं विकसित हो रहा है, एक हिंदुत्व राष्ट्र विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है, और अगर इनको सहयोगी मिल जाते और कोई सपोर्ट करने वाले मिल जाते तो उस टाइम भी हिंदुत्व का झंडा लहरा देते, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि किस इतिहासकार ने डाकू संज्ञा की डाकू राज की संज्ञा दी है, तो विंसेंट स्मिथ ने डाकू राज की संज्ञा दिया है। अगर ये पूछे कि हिंदुत्व राष्ट्र का संज्ञा किसने दिया है, तो आपका यदुनंद सरकार, उन्होंने बताया कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील थे। तो इस प्रकार से इनका शिवाजी का प्रशासन खत्म हुआ। और कहीं कहीं ये आता है क्वेश्चन कि क्या असहिष्णु थे, तो ये सहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों को समान रूप से ये देखते थे। भले ही औरंगजेब सिंह की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हो, तो औरंगजेब का जो नीति था वो गलत था, इसलिए औरंगजेब सिंह को पटता नहीं था और हमेशा औरंगजेब सिंह लड़ते थे। तो इस प्रकार से आपका शिवाजी का प्रशासन खत्म होता है। चूँकि हमने कहा था कि 5 से 8 मिनट में हो जाएगा, बट माफिया अवश्य चाहते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा बता दिए इसलिए आपको टाइम लग गया। तो सरदेशमुखी और चौथ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और 1 से 2 बार देखिएगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट का जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।